हम लोगों ने पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चंद चीज़ें अभी रहती हैं, उनमें से एक आसान सा टॉपिक है, आयशा बताएँगी कि एक बच्चे की 4 साल के बच्चे की टॉन्सिलेक्टमी होनी है, तो बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट आपकी क्या कंसिडरेशंस होंगी? कौन बताएगा? अज़हर आप बता दो। रहीम सर, हमारे जो हमारे जनरल उसके बच्चों के हवाले से जो उसकी होंगी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे। उसके अलावा स्पेसिफिकली इसमें जो है ना, जो उनके शेयर्ड एयरवे आएगा, ब्लीडिंग इंट्राऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव हो सकती है, और उसके फर्दर अगर देखा जाए तो शॉक में भी इवन जा सकता है, रीओपन दोबारा रिसर्जरी की, और उसके that means we have to be vigilant and from the monitoring point of view के ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा ना हो इसमें, और शेयर्ड एयरवे के ज्यादा। शेयर्ड एयरवे से क्या मुराद है आपकी? इसके क्या कंसर्न का क्या मतलब होता है? क्योंकि सर इंट्यूबेशन करने के बाद यूजुअली वी हैंड ओवर दिस पेशेंट टू दी यूजुअली सर्जन, हर पेशेंट ही सर्जन के हवाले हो जाता है। लेकिन ये कि इसमें जो है ना, उन्हें ओरल कैविटी पे अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन करनी है, आप अपनी थोड़ा सा वहीं पे स्पेसिफिक हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो आप। सर। वहां पे जो है ना हमारी ट्यूब डिसलॉजमेंट हो सकती है, हाँ, ट्यूब डिसलॉजमेंट हो और सकती है, और एस इवन अगर कफ थोड़ा सा लीक है तो एस्पायरेशन भी हो सकती है, हाँ जी, थ्रोट ब्लड पैक की। से रिलेटेड कंसर्न, हाँ वो ट्यूब की बिल्कुल किंकिंग, किंकिंग। उसके बाद बल्कि आपको अक्सर हमने देखा है वो भी जाती है, वो इस तरह ऑयल, कुछ करते हैं जी कि वो ट्यूब उसके जो लिए, सॉरी बैग जो है ना इसके लिए काफी जो हार्ड हो जाता है। स्पेसिफिक ट्यूब यूज की जाती है वो कौन सी होती है? एक ट्यूब होती है ना जो स्पेसिफिकली इसमें यूज किया जाता है। सर रेस ट्यूब है ना? हाँ जी, रेस ट्यूब से क्या बनता है? इतना नहीं आता ये। बहुत आसान है, राइट रिंग एंगल एडेयर एल्बेन। वो भी है इसको। रे से पूछ रहे हैं जी, RAE। सर, रिंग एल्डेर एल्विन ट्यूब। हाँ जी, मैं इसको बहुत साल तक ना राइट एंगल ट्यूब समझता रहा हूँ। राइट एंगल एंडोट्रेकियल ट्यूब, वैसे ये भी बनता है, आपस की बात है, लेकिन ये नाम भी है, ठीक है। इसमें एक नॉर्थ ट्यूब भी होती है, साउथ ट्यूब भी होती है। अच्छा, क्या नेजल इंट्यूबेशन भी अक्सर कहते हैं सर्जन करने को? सर बिल्कुल, जहाँ पे उनको कोई डिफिकल्टी हो इंस्ट्रूमेंटेशन की तो वो कहते हैं नेजल इंट्यूबेशन करना। अच्छा, टॉन्सिल के साथ अक्सर औकात एडिनाइड्स भी नहीं होते? सर अच्छा, टॉन्सिल्स के साथ आपके रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से इनके अंदर क्या वो जो स्ट्रेप्टोकोकस वाला होती है प्रॉब्लम, वो हो सकती है? वो क्या क्या होती है प्रॉब्लम स्ट्रेप्टोकोकस से रिलेटेड? सर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का पूछ रहे हैं? एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एंडोकार्डाइटिस में आमतौर पे टाइम लगता है। टॉक्सिक एंडोकार्डाइटिस शॉक भी हो सकता सिंड्रोम। है, या रोमेटाइड आर्थराइटिस में, सॉरी रोमेटिक हार्ट डिजीज में टाइम लगेगा, ठीक है। एक इसके अलावा भी चीज होती है, एक्चुअली वो इसलिए मुझे बहुत पर्सनली पता है क्योंकि मेरी अपनी बेटी को हुआ था, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूछूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। चले, वो तो एक एक्यूट चीज है, और इसके अलावा क्विंजी। वो एक सर इसकी नेक्स्ट। कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का नाम सुना है? यस सर। तो वो भी इसी से रिलेटेड हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं अपर आरटीआई के, इसी से ही होता है ना वो। तो आपके देखें, अब आप ये चीज आपको खुदा की कसम पता है, लेकिन ये क्योंकि किताब में इस तरह लिखा नहीं हुआ तो ये कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्लस डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब कितने सारे कंसर्न निकला इन एडिशन टू जो है। अच्छा, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, किसिंग टॉन्सिल क्या होते हैं? सर, जहाँ पे बिल्कुल ही स्पेस नहीं होती, दोनों टॉन्सिल ऐसी।
नथनी पास हो सकती है बहुत और होते हैं, रेस्पिरेटरी उसके लिए स्पेसिफिक उसका कोई नाम होता है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग नाम देख लीजिएगा। और जब ये इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो क्या कंडीशन हो सकती है? से डिफिकल्ट एयरवे होगा, फिर तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा बच्चा। नहीं, इसके अलावा। तो OSA। थैंक यू वेरी मच हाँ यार। एक तो तुम अपना नाम तो लिखो यार, ये डॉट के साथ ना तुम मशकूक आदमी लग रहे हो। आवाज आवाज तुम्हारी ऐसी है कि 1000 लोगों में भी 1000 लोगों में तुम्हारी आवाज पता चल जाती है। या तो नाम तो उस वक्त छुपाओ ना जब मैं तुम्हारी आवाज पहचान ना सकूं। तुम्हारी आवाज तो मुझे अरे सर नाम नहीं छुपाया वो, सर इतनी डायरेक्टली तो ऐड हो लोगों से जाता बकबक की है, खुदा की कसम ख्वाब में भी मुझे नुसरत की है और तुम्हारी आवाज आती है। है। बस सर अल्लाह खैर करे, आपकी मेहरबानी है सर, अल्लाह खैर करे, दुआ करें मैं पास हो जाए। अल्लाह आसानी करे। देखें अब आपको समझ आया है कि टॉन्सिल के अंदर भी कितनी सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ओएसए का आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ओएसए हो सकता है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडेनाइज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। नेजल इंट्यूबेशन का अगर कहा जाए तो आपने नेजल इंट्यूबेशन से पहले आपने उनसे कहना है कि भाई इसके अंदर है जगह, नेजल इंट्यूबेशन हो सकती है और आपने हमेशा इसमें रिस्क रहना है। फिर उसके बाद कफ वर्सेस अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। वो एक डिबेटेबल और एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। इसमें आप जो दोनों बातों को आपको एक दफ़ा परसों जब हम लोगों ने मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिस्कस की थी तो उस वक्त हमने डिस्कस कर लिया था कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने डिटेल से किया था। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो उसमें पहले पोर्शन में हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद कोई सर्जन के साथ आप डिस्कस करेंगे, कोई टेक्निक के ऊपर कोई डिपेंड करता है कोई चीज़? कोई आपकी? सर ट्यूब टाई करने की पोजीशन से रिलेटेड हम मुझसे पूछते वेरी हैं गुड, एक बात हो गई। और इसके अलावा एक कोल्ड टेक्निक होती है, सर पैक कौन करेगा? हॉट टेक्निक होती है, कोल्ड टेक्निक। हाँ ठीक है, ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है हसन। वैसे सर पैक के बारे में ठीक है मैंने ये पढ़ा है कि पैक इज ऑलवेज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एनेस्थेटिस्ट whether this is put by a surgeon or anesthetist himself, क्योंकि ये हाँ जी, निकालना उसी की ये जिम्मेदारी अभी है। इसी के वक्त ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस रिलेटेड टू थ्रोट पैक। सर टाइम नोट होना चाहिए थ्रोट पैक डालने का, क्लियरली रिटन होना चाहिए थिएटर में। ओके और मार्क पर्सन होना किसने चाहिए डाला है। पेशेंट को हमने डाला है। ओके और सर कोशिश करें कि अगर थ्रोट पैक का वो एज बाहर रह सकता है तो इट वुड बी प्रेफरेबल। ओके ये मेरा ये ख्याल है। और निकालने के बाद भी मार्क होना चाहिए वहां पे। और कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर थ्रोट पैक जो डालता है उसी की थ्रोट पैक निकालने की रिस्पांसिबिलिटी होती है। ओके फाइन। नहीं एनेस्थीसिया वालों की होती है। नहीं हसाम, इसमें ये होता है कि इसमें ये इन्होंने जो बोला है ना, ये इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। वैसे तो ये जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होता है ना, ये उसके अंदर शामिल है, ठीक है। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर ये चीजें शामिल हैं कि थ्रोट पैक डलेगा, थ्रोट पैक आउट हो। और लेकिन मैं थोड़ा सा और तरफ लेके जा रहा हूँ कि रिटेन थ्रोट पैक रिकमेंडेड केसेस हैं कि थ्रोट पैक रह सकता है, रिटेन रह सकता है, रहने दो, रिटेन रह सकता है। और उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, थ्रोट पैक्स इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ ड्यूरिंग प्लेसमेंट एंड आफ्टर रिमूवल, इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ पेन पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ट्रॉमा तो चले है ना, ट्रॉमा तो ये बाउल डेविस माउथ गैग से बढ़ के क्या ट्रॉमा हो सकता है, मतलब वो बकवास सी चीज होती है, ठीक है। तो वो उससे भी हो सकता है और डिसलॉजमेंट भी हो सकती है, जॉइंट डिसलोकेशन भी हो सकती है इवन इस टॉन्सिलेक्टमी के अंदर, ठीक है। तो ये इटसेल्फ प्लेसमेंट और रिमूवल उसके वक्त ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है। और इवन जब आप प्लेस करते हैं ना तो ट्यूब डिसलॉज हो सकती है आगे या पीछे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में थ्रोट पैक से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, ब्लीडिंग हो गया, एस्पिरेशन हो गया। बाकी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली कि डिजीज़ रिलेटेड बातें हमने कर ली कि टॉन्सिलाइटिस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, इसी के वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपर आरटीआई के अंदर या टॉन्सिलेक्टमी जिस पेशेंट की होनी है
तो उसको तो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसके ना कितना इन्फेक्शन फ्री टाइम होना चाहिए? 4 से 6 वीक सर। 4 to 6 3 आप to 4 डिस्कस, आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे। अगर उसको इतना ज्यादा हो रहा है, उसको बार बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी, तो वो बेसिकली ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें बेहतर है कि आप डिस्कशन विद द सर्जन ऑन ओवरऑल पेशेंट कंडीशन, ठीक है। सर एक बात पूछ लूं? जी जी जी। सर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का टाइम पीरियड और होता है, अपर का और होता है पोस्टपोन करने के लिए अगर हमें करना है और इलेक्टिव केस है, कोई मसला पहले नहीं मुझे है ये ज्यादा? बताएं कि यूजुअली ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए डिस्कशन ज्यादा नहीं की जाती, इसमें अपर आरटीआई के लिए ही ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों में, ठीक ओके। है। तो ये यूजुअली आपकी बात वैलिड है बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर अच्छा इसी वक्त डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइंस होते हैं अपर आरटीआई के अंदर जो पोस्टपोन के साइंस होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से आप पोस्टपोन करें। सर स्पाज्म हो एयरवे का, और थिक सिक्रीशंस हो, फीवर हो। थिक सिक्रीशन से क्या मुराद है आपकी? रनिंग नोज इज नॉट, खाली रनिंग नोज इज नॉट। इन्फेक्टिव स्पुटम किस कलर का होता है यूजुअली? येलोइश, ग्रीनिश। येलोइश, ठीक है। ग्रीनिश तो नॉर्मल होता है, ग्रीनिश यूजुअली नॉर्मल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कि फीवर जैसे आपने बताया ना, फीवर और कोई अगर ब्रोंकोस्पैज्म लेरिंगोस्पैज्म अगर हो, ठीक है। अच्छा, उसमें आप 4 to 6 वीक्स के लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन के जो ठीक ही नहीं हो रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, अक्सर औकात उनके अंदर तो कॉन्स्टेंटली इन्फेक्शन रहते हैं, तो आप उसको आप क्या करेंगे? वो फिर आपको सर डाउन सिंड्रोम भी। डाउन सिंड्रोम भी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर आपका आंसर में अगर रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बात आप कर लेना तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, वो जिन्होंने ये सवाल पूछा था वो इस वक्त मौजूद ही नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है वो सुन ले बाद में। तो यही तकरीबन सारी बातें क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के अंदर भी इनमें से बहुत सारी बातें आ जाएंगी कॉमन ना, शेयर्ड एयरवे से रिलेटेड, ट्यूब से रिलेटेड, थ्रोट पैक से रिलेटेड, बहुत सारी बातें इसके अंदर कॉमन आ जाएंगी। जी हसाम, आप क्या पूछ रहे हो? सर वैसे तो पहले 4 to 6 ही वीक्स ही पढ़ा था, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर प्यूरुलेंट राइनाइटिस है, टेम्परेचर है, रिड्यूस्ड सैट्स हैं और ऑडिबल साइंस ऑन ऑस्कल्टेशन है, तो इसमें 1 to 2 वीक्स डिले करेंगे। यार ये कहाँ से, बहरहाल देखे मैं आपको एक बात बताऊं, जो कॉमन प्रेवलेंट बातें होती हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वैसे भी ठीक है सर। वो होता है ना कि अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शंस आ जाए तो आप 3-4 जगहों से देखें। अगर आपको 3-4 जगहों में एक ही बात मिल रही है तो उसका मतलब है वो बात ठीक है। एक जो सेपरेट थॉट आ गई है तो उसको आपने नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। ठीक है सर। मैंने आपको कहा ना कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, इसमें कोई एक जनरल रूल नहीं है। अभी हम लोगों ने एक्सेप्शंस बात कर ली ना, कोई सेरेब्रल पाल्सी है या किसी को कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई बेड रिडन है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर वो बार बार रह रही है, तो उसको आप कैसे करेंगे? उसमें आपको कोई ऑप्टिमाइज स्टेट निकालनी होगी ना, ठीक है। जी। अब क्लेफ्ट पैलेट के अंदर इनमें से बहुत सारी बातें कॉमन है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि उसके अंदर और कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है। वो यूजुअली यंग एज के होंगे बच्चे, इससे कम एज के बच्चे होंगे जिनमें ये सर्जरी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन बाकी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, यही सारी बातें। इंट्यूबेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थ्रोट पैक उसमें भी रखना पड़ेगा, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लीडिंग उसमें भी हो सकती है। वो मोर और लेस ब्लीडिंग टॉन्सिल ही है, वो मोर और लेस उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली, बिल्कुल वो ऐसे ही प्रेजेंट करेगी जैसे ब्लीडिंग टॉन्सिल की, ठीक है। तो वो जो मैं आपको तैयबा बता रहा था ना, वो हॉट टेक्निक होती है और एक कोल्ड टेक्निक होती है। यूजुअली आमतौर पर उसका कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा होता है कि हॉट टेक्निक में आप कॉटरी ज्यादा करते हैं और कोल्ड टेक्निक के अंदर उसको क्रश करके उसके टॉन्सिलर पिलर से उसको क्रश करके और उस पर सूचर लगाते हैं, ठीक है। जो अब ज्यादा अगर कॉटरी यूज होगी तो उसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वहां से क्लॉट डिसलोकेट हो सकता है और पेन भी ज्यादा होगी, ठीक है।
एज कम्पेयर टू Okay, sir, thank कोल्ड you. टेक्निक का। फिर इसमें मुझे इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्लीज़ पता होनी चाहिए टॉन्सिलर पिलर की ब्लड सप्लाई क्या होती है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको वैसे पता होना चाहिए। ये वाईवे में भी जो पढ़ रहे हैं, वाईवे में भी पूछा जा सकता है। आपको टॉन्सिल की ब्लड इसका सप्लाई लव फादर एंड मदर सर, अच्छा, लव फादर एंड मदर, वो क्या है? लिंगुअल, फेशियल, मैक्सिलरी और एंटीरियर वो फेरेंजियल एक। हाँ सर, लिंगुअल, लव फादर, एफ फॉर फेशियल, एंड फॉर वो होता है सर ए फॉर एंटीरियर फेरेंजियल और एम फॉर मैक्सिलरी। जो ठीक ए है। और एम होता है वो अपर पोल होता है, और लव फादर जो एल और एफ। आपकी आवाज चली गई नासिर। ठीक है ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं इसके अंदर के पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो गई है। तो पहला क्वेश्चन ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तो कर लेते हैं यहाँ पे भी। हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग। सर हेमोडायनामिक्स ऑफ द पेशेंट से सबसे पहले ओके उसकी स्पिटिंग उसने जितना किया होगा वहां पे, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया उसका, लेकिन वो इतना स्पिटिंग ग्रॉस से सा नहीं होगा कि हो, कुछ swallow, स्पिटिंग से नहीं हो सकता पता। ठीक है, हाँ क्योंकि वो कुछ स्वॉलो भी कर रहा होगा सर साथ साथ। हार्ट रेट है, कैपिलरी रिफिल है, यूरिन आउटपुट है, ओके। और ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ गुड, बहुत बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत लेट स्टेज में ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। आप जनरल जो कंडीशन है ना, पेशेंट एंशियस है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, ठीक है, और बाकी जो स्किन टर्गर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसमें वही आप उसको कर लेंगे, उसको लेबल कर लेंगे 5 लेस देन 5, 5 to 10, मोर देन 10। ठीक है, वही सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर भी। और अब इसके अंदर आपके एनेस्थेटिक्स के क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या होंगे? जी सर एक तो सबसे पहले, सर मैं बता दूं या किसी वाइवा वाले ने बताना है? जी आप बता दें। आयशा और सोहेब खामोश हैं। नहीं सर, वो डिस्कस कर लें फिर, ऐसे अच्छा नहीं चलो आप लगता। बता दो, आप वो बता दो। स्टमक के कंसर्न होता है नंबर 1, सेकेंडली सर ब्लीडिंग जो एटवे से आ रही है उसके कंसर्न होता है, थर्ड सर इंट्यूबेशन के कंसर्न जो कि इंट्यूबेशन के डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि सेकंड होता है ना, पहले एयरवे की जी सर, मैनिपुलेशन होती है, बच्चा है छोटा, तो आपने इसमें फिर ये और एक असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस है सर, उसका इशू होता है सर। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने, जरूरी नहीं है, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो पेशेंट का एनपीओ पूरा नहीं होता, दूसरी बात ये कि एक तो ब्लीडिंग भी हो रही होती है, और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और इन सबको देखते हुए आरएसआई के बारे में कहा जाता है कि आरएसआई प्रेफरेबली करना चाहिए इन पेशेंट्स में। ठीक है, लेकिन एक और जगह भी मैंने पढ़ा है, दूसरा टेक्निक ऑफ इंडक्शन ये, दैट इज द गैस इनहेलेशनल इंडक्शन। उसमें अगर आप स्टमक में वो डाल के देखो एनजी ये आप ना, ये आप ना बताओ तो बेहतर है। ठीक है, ओके ओके क्योंकि आपको इसको, देखो मेरी बात सुनो, इसको आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसमें अगर एक पेशेंट, क्योंकि एनजी, ये हम लोग कई दफा डिस्कस कर चुके हैं ना कि एनजी जब डालते हैं ना, तो एनजी से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो जाती है। ठीक है, जी सर, तो रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वो खुल जाता है। खुल जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? और ये ऐसा ही होता है अच्छा बिल्कुल, लेकिन सवाल वो है भी पता नहीं सर, सवाल में था तो फिर ऐसे मैंने फिर याद कर लिया नहीं नहीं, इसको। वो आप सही आपने, देखो इस तरह की ऑप्शन, अगर आपके पास, अगर वो ये कहे कि भाई रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन की कोई मिसाल के तौर पे बहुत डिफिकल्ट ट्यूब थी, अब आपने एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट की आपने बात कर ली, मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अव्वल तो ये कि आपको एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्या? ट्रिकियोस्टमी के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑस्टमी के लिए जी। हाँ जी 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 क्या कह रहे थे नासिर? सर वो एक थोड़ा कंफ्यूजन है सर, वो जो जैसे सिनेरियो आता है पेशेंट को एलएमआ डला हुआ और वो एस्पायरेट कर लेते, मतलब
एस्पायरेट कर लेता है। तो सर उसमें अभी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी। एक सर ये तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फ़ौरन से हेड डाउन कर दें, लेफ्ट लेटर टिल्ट कर दें और ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन। अब सर कहीं पे लिखा है कि आप एलएमए अगर पेशेंट को रीसेट नहीं करा ओके है तो आप एलएमए रहने देंगे। कहीं पे लिखा है कि आप एलएमए निकाल के उसको सेक्शन करेंगे और उसको फ़ौरन से ट्यूब डाल देंगे। तो उसका सर वो एग्जैक्ट क्या आंसर होना चाहिए? देखो, मुझे ये बताओ कि एलएमए के दरमियान में एस्पिरेशन का पता आपको कैसे चलेगा? सर वो फूड पेशेंट डी पार्टिकल सैट ले मटेरियल सकता है अगर उसने एस्पिरेट कर लिया तो। सर वो एलएमए के उसमें ट्यूब में बाकायदा नजर आता है एस्पिरेट। हाँ जी, देखो असल में अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी सीवियर हुई है, और अगर आप इसमें हेड डाउन करके और उसकी सक्शन करके उसको आप इंटुबेट करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर आंसर बताएं जो एग्जामिनर को बताना है। एग्जामिनर को आप यही बताएंगे कि इट इज बेटर टू इंटुबेट, क्योंकि अगर एस्पिरेशन जिस वजह से हुई है, अव्वल तो ये कि ये सिनेरियो ऐसे आएगा कि आप ने एलएमए क्यों डाला था। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने एलएमए उसको एज अ पार्ट ऑफ ये ऐसी सिचुएशन में डाला है कि इंटुबेशन नहीं हो सकी थी, फेल्ड इंटुबेशन थी, और अब आप एलएमए पे आप केस करवा रहे थे फॉर एनी गुड रीजन, उसके अंदर एस्पिरेशन हो गई है, तो आंसर मे बी डिफरेंट। क्योंकि अगर आपने पहले आपकी फेल्ड इंटुबेशन थी तो आप एलएमए निकालेंगे तो नहीं ना। ठीक है, नहीं फॉर एग्जांपल सर एक बच्चा है जिसको आप एमआरआई करवा रहे हैं, आपने एलएमए डाल रहे हैं और नहीं वो आप सही कह रहे हो, आपने देखा कि उसको आप ये बात समझ गए हो ना कि इसका भी सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, उसमें वो जो भी आपको सिनेरियो देगा ना, सही है, ठीक है, आपने उसमें ये पिक, इसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर फेल्ड इंटुबेशन है तो तब एलएमए निकालने का कोई फायदा नहीं है ना। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि एलएमए आपने डाला क्यों हुआ था। अगर आपने एलएमए पे केस करवा रहे थे और फेल्ड इंटुबेशन नहीं थी, फिर तो आप इंटुबेट करेंगे। ये तो जहां तक ये, क्योंकि कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लॉजिकल आंसर इसका यही है कि आप उसमें करेंगे, सक्शन करेंगे, और इवन आप ब्रोंकोस्कोप डाल के देखेंगे कि भाई कोई सॉलिड एक्सपिरेशन तो नहीं हुई, सही सर, क्योंकि अब तो आपने जहां तक पहुंचेगी वो एस्पिरेट वहां से आपने निकालना है ना चीजों को। ठीक है। अच्छा सर एक चीज, एक आपसे रिक्वेस्ट थी सर, कल काइंडली सर वो सेप्सिस और पेनकाटाइटिस पे क्लास ले लें सर। चलें ठीक है सर, लाजमी सर, पेनकाटाइटिस देखो कल मेरी बात सुनो, घुमाते हैं सर। मेरी बात सुनो, कल पे ना रखो। उसकी एक वजह ये है कि कल मैं ऑन कॉल हूँ, तो हो सकता है कि मैं मौजूद हूँ, हो सकता है कि मैं ना मौजूद हूँ, तो इसलिए बेहतर है परसों पे रख लें। अच्छा ठीक है, परसों डन हो गया। ठीक है सर, जैसा आप कन्वीनियंट। परसों फ्राइडे ना सर? हाँ परसों, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम होगा। सेप्सिस और पेनकाटाइटिस परसों 3 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है सर, वो जो सर सुबह सर वो सर थिएटर में होते हैं सर रात में रख लें ये अच्छा टाइम चले, बेस्ट है। रात को रख लेंगे 3 बजे से 5 बजे तक, को और टॉपिक रख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्लियर। इसमें आपकी रैपिड सीक्वेंस हो गई, आपने एवेल्युएशन ऑफ आपकी ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद आपका हो गया, आपने ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर, आपने ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज करने हैं। आपने जो है, क्योंकि जब भी होना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिवियरिटी असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, अलाउएबल ब्लड लॉस, और फिर आप उसका एबीजीज करके आप उसकी हीमोग्लोबिन देख लें, हेमाटोक्रिट देख लें, उस हिसाब से फिर आप उसको क्रिस्टलाइट से आप फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, और आप क्या नाम है उसका, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड रिससिटेशन विल गो साइड बाय साइड। आपने सर्जन को इन्वॉल्व किया और आप उसमें करेंगे ये। ठीक है, समझ आ गई? ये आंसर हो गया सही? यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अजहर, मैंने आपको जो कहा था वो पढ़ने का मौका मिला? सर 2 चीजें पूछनी है। जी सर एक तो ये एनजी का जो आप अक्सर बताते हैं कि
वो कॉम्पिटेंस उसकी डिस्टर्ब हो जाती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की। जी तो जी सर अगर हम एनजी डालें, एस्पिरेट हम्म, कर लें, एस्पिरेशन के बाद एनजी निकाल दें और फिर इंटुबेशन में प्रोसीड करें, ठीक है। तो तो अब तो ये सेफ मेथड है प्रैक्टिकल के नहीं, लिए? वो पूछ देखो रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, ठीक है। और इसकी टोन दोबारा वापस आने में पता नहीं 8 to 12 आवर्स लगते हैं। आई एम नॉट श्योर, ये मुझे ये बात किसी को अगर आती है तो बता दे। मेरा ख्याल है 8 to 12 आवर्स होते हैं इसकी टोन को वापस आने में। सर जबरदस्त जबरदस्त सर, क्या बात किया, बहुत ठीक है, तो इसलिए वो सही नहीं है ये टेक्निक, ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा सर, अलाउेबल ब्लड लॉस के लिए बेहतर ऑप्शन क्या होती है, हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट? और हेमाटोक्रिट, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है सर? यार हेमाटोक्रिट ज्यादा एक्यूरेट होती है ना, ठीक है। वो ठीक है सर। हेमाटोक्रिट ज्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। सर फ्लूइड स्टेटस से वैसे तो दोनों डिस्टर्ब होंगे ना, अगर डिहाइड्रेटेड है पेशेंट या फ्लूइड ज्यादा मिला हुआ है, तो लेकिन उन दोनों हेमाटोक्रिट में ज्यादा हीमोग्लोबिन। एक्यूरेट हेमाटोक्रिट होती है, ठीक है सर। वो ठीक है। लेस उसमें डिस्टर्ब होता है सर वॉल्यूम देखो स्टेटस पे? वो टोटल उसमें जो हिमो आरबीसी के वॉल्यूम को देखा जाता है ना। हेमाटोक्रिट किस तरह देखी जाती है? सर आरबीसी जितने होते हैं प्लाज्मा की तो रेलेवेंस है, वो ज्यादा प्लाज्मा से। वो ज्यादा एक्यूरेट होगा ना, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा तो ये अच्छा इसी से हाँ जी अजहर, आपने कुछ पढ़ने का टाइम मिला है? अजहर, अजहर मेरे ख्याल नहीं है। जी आयशा, कुछ आप बोलेंगी? सवाल अगला आपसे। जी सर बोलें। डरो नहीं भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो है आप लोगों में से किसी ने ये न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ी है? नहीं सर, वो आज आपने शेयर किया था तो उसमें से थोड़ा देखा था, सारा नहीं देखा अभी तक। अच्छा असल में ना अच्छा मुझे बताएं कि सेरेब्रल पाल्सी किसको आता है? जी सेरेब्रल पाल्सी कर ले। असल में ना मैं आज मेरा केस बहुत देर से ख़त्म हुआ है, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरे भी रिफ्लेक्सेस थोड़े डाउन हो रहे हैं। आज लोग भी कम आए हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी? जी हसाम, आपको तैयबा आप बता दो। सर नहीं आता। नहीं आता? देखो चलो जितना आता है सोचो, नाम सुनो तो सेरेब्रल पाल्सी आपके ख्याल से क्या चीज़ है? नाम से क्या पता लग रहा है किसी? अच्छा चलो, बेल्स पाल्सी क्या होती है? सर वो तो फेशियल नर्व की वजह से होती है ना। फेशियल, तो ये यहाँ पे क्या चीज़ है? ये सेरिब्रल है, जी। तो इससे क्या मतलब है आप? इस्कीमिया। इसमें कोई भी फॉर एनी गुड रीजन जो है वो सेंट्रल नर्वस जो नर्वस सिस्टम है उसको कोई इंसल्ट हुई है, बिकॉज ऑफ सम कंजेनिटल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम एट बर्थ, या जी हाइपोक्सिया की वजह हाँ से। जी, या बर्थ के बाद उसको कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसके अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, ठीक है, और डिजनरेशन हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर इसकी मुख्तलिफ होती हैं, क्या उसको कहते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती हैं इसकी। इसमें जो है वो स्पास्टिक होती है, एटेक्सिक होती है, डिसकाइनेटिक होती है, मिक्स्ड होती है, ठीक है जी। जी अपर मोटर न्यूरॉन लेयर होती है।
इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी होती है? सबसे कॉमन जो होती है स्पास्टिक होती है 70%। हाँ जी, स्पास्टिक सबसे कॉमन होती है, ठीक है। तो अब वो उसकी वजह से आपकी पोस्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, बेड रिडन होगा। अब जब भी बेड रिडन होगा तो बेड रिडन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, जब भी मसल का डैमेज होगा, न्यूरोमस्कुलर डैमेज होगा तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। जब भी जी सर। बेड रिडन होगा तो स्पूटम की क्लियरेंस सही तरह नहीं होगी, एटिलैक्टेसिस होगा, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले होगा, ठीक है। और उसकी जो है उसकी जो इटियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या इटियोलॉजी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हो सकता है कोई इन्फेक्टिव रीजन हो, मतलब बच्चों में जब हो रही है तो उसके अंदर इन्फेक्टिव रीजन भी हो सकती है। तो आमतौर पे ये बच्चे जो है ना ये प्रेजेंट करते हैं फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स। इनके अंदर आपकी जो है कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, एमआरआई हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई रेस्पिरेट, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लक्स भी होता है बहुत ज्यादा ना, सिक्रीशंस जब भी जी। होंगे एस्पिरेशन का रिस्क होगा और होंगे तो ये अक्सर एमआरआई के लिए, उसके बाद एनजीटी सॉरी ये जो होती है गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस तरह की पेशेंट होगी तो उसके अंदर डेंटल ओरल हाइजीन की भी प्रॉब्लम होगी, तो डेंटल रिहेबिलिटेशन के लिए सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स के रिलीज और इनके टेंडन्स के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जहां पर भी सेरेब्रल इंसल्ट होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? एपिलेप्सी हो सकती सर है, सीजर्स। सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, बच्चा एग्रेसिव भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। एक डिजीज होती है उसका नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, ठीक है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इसमें बेसिकली जो है ना वो लंग्स की प्रॉब्लम जब भी होगी तो लंग्स की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। ये तो एक पैकेज डील है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न हो सकता है अगर क्रॉनिक ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और जब अगर किसी को क्रॉनिक जो है वो कोई यूरिनरी कैथेटर या हो तो कोई एक प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस। लेटेक्स एलर्जी। वेरी गुड, ठीक है। तो एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। और मल्टीपल ड्रग्स पे हो सकते हैं ये बच्चे, पॉलीफार्मेसी हो सकती है। एंटी एपिलेप्टिक्स होंगी तो एंटी एपिलेप्टिक्स से रिलेटेड हो गई, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक्स के क्या हो सकता, और अब जो देखो प्रॉब्लम्स के लिए देख लो कौन कौन सी दवाइयाँ लेंगे। ब्रीटर्म भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी अब दवाइयाँ जो प्रॉब्लम्स है उनकी दवाइयाँ सोच लो। एंटी एपिलेप्टिक्स हो सकती हैं, स्पैज्म के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं? सर वो बैक्लोफेन लेते हैं, ये गैबा बी होता है जो हम्म, ठीक है, बैक्लोफेन, स्पैस्टिसिटी के लिए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बैक्लोफेन जो है, उसके बाद जो है आपके जो, अच्छा एक दवाई जो और बहुत सारी कंडीशंस में हमें पढ़ाई जाती है वो भी इसमें दी जाती है, वो कौन सी दवाई है? बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन भी है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। बोटुलिनम टॉक्सिन। और बोटुलिनम टॉक्सिन तो बहुत कोई रेयर सी चीज ही है ना, हम लोग तो बहुत हमारे यूज में तो नहीं। फिर डेंट्रोलिन भी देते हैं इसमें। वेरी गुड, डेंट्रोलिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब अब दूसरी चीज आ गई रिफ्लक्स वाला, तो रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है? सर प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं हम। हाँ जी, बीटोक्लोप्रामाइड दे दें। मेटोक्लोप्रामाइड से ज्यादा बेहतर कुछ और नहीं होगा? सर एक वो सी से नाम बनता है उसका, हाँ जी, सीसाप्राइड सीसाप्राइड। और डोमपेरिडोन, ठीक है। ओके। जो डोमपेरिडोन होता है उसका फायदा ये होता है कि वो क्या नाम है उसका, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, ठीक है। डोमपेरिडोन मेटोक्लोप्रामाइड करता है। तो जो सीसाप्राइड है उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? सर ये क्यूटी प्रोलॉन्ग करता है। वेरी गुड। और कौन कौन सी, देखो पढ़ने का ये तरीका होता है, दिमाग का दही बनाना होता है। और कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है? सर अम्यूडेरोन ऑनसेट। ट्राई नॉट टू यूज
ट्रेड नेम्स? ऑन्डेनसेट्रॉन, अमीडारोन और एंटीबायोटिक्स में सोचो। वेनकोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्विनोलॉन्स, ठीक है। और एंटी मलेरियल भी करते हैं सर, जब हमने वो उधर कोविड में देना शुरू किया था ना। हाँ जी, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो तो अगले स्टेप में क्या हो सकती है प्रॉब्लम? एरिथमियास। बहुत अच्छा, स्मार्ट आंसर है। कौन से एरिथमियास मैडम? वेफर, सॉरी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेरी गुड, ठीक है। उससे पहले भी एक हो सकती है प्रॉब्लम, जो डांसिंग एरिथमिया होता है, और टॉर्सिडीज पॉइंटस। जी, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बच्चे में अगर आपने ऐसे एनेस्थीसिया, पढ़ना इजी है। हाँ, तो अब आप देखें कि आपको अभी कुछ नहीं आता और आपने सारा बता दिया मास्टर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप पहले भी सोचती ना तो आप पहले भी बता सकती थी, और बाकी सारे जो बच्चों से रिलेटेड कंसर्न्स होंगे वो आगे, डिफिकल्ट आईवी होगी, कॉन्ट्रैक्चर बन गए, आईवी लाइंस नहीं मिलेंगी, बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होगा, एस्पिरेशन का रिस्क होगा, ठीक है। और जो उसकी प्राइमरी पैथोलॉजी है उससे रिलेटेड आपको बात पता होनी चाहिए। बाकी जो बच्चों के सारे हैं, मैक के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। वैसे बाय द वे मैक जो है वो इन्फेंट्स में बढ़ जाता है, इन्फेंट्स में बड़ा होता है जी, न्यूनेट्स की निस्बत। ये आंसर मैंने उस दिन भी पूछा था, मुझे नहीं पता इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो बताएं, ये क्यों बढ़ता है इन्फेंट्स में, मुझे नहीं आता। सर किताब में मुझे कभी मिला ही नहीं ये बात। चलो ये आपने ढूंढ के आपने बताना है, ठीक है। ओके। और बाकी इसमें आपको पोस्ट ऑपरेटिव एचडीयू की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जब भी एंटी कन्वल्सेंट्स हो, एंटी एपिलेप्टिक्स हो, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, उसके लिवर से एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें एक तो रीस्टार्ट कराना है और इन्हें छुड़वाना भी नहीं है पहले। नहीं, इससे भी पहले, इससे भी पहले ड्रग लेवल सर, ड्रग लेवल्स, ठीक है, ड्रग लेवल्स आपको करवाने हैं, ठीक है, ड्रग लेवल्स करवाने हैं। लिवर, इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लिवर की होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बोन मैरो सप्रेशन होती है, एनीमिया होता है, ठीक है, ठीक है जी सर। तो ये इस तरीके से ये हम लोगों ने बातों बातों में 10 मिनट में सेरेब्रल पाल्सी भी पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो छोटे छोटे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स बच्चों में कौन कौन से करवाए जाते हैं? सर वो हाइपोस्पेडियासिस वगैरह के लिए बच्चे आते हैं। हाइपोस्पेडियस के में क्या कंसर्न्स होते हैं एनेस्थीसिया के? वो तो सारे वही कंसर्न्स होते हैं जो नॉर्मल कंसर्न्स होते हैं। कोई स्पेसिफिक? हाइपोस्पेडियसिस लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं, स्टेज में सर्जरी होती है, बार बार हो रही होती है, ठीक है। और दूसरे कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, इसमें आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए आप कॉर्डल ब्लॉक लगा दें, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा सर मैं एक बात पूछ लूं? जी जी, सर ये जो आर्मिटेज रिजीम है ना, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी हुई है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। कभी वो कहता है सेक्रम के लिए 0.5 ml पर केजी आप ले लें 0.25% वाला, मतलब वो परसेंट तो वही रखता है लेकिन 0.5 ml में उसको करता है। अब ये सेक्रम हो गया वो सारा। अब वो कहता है एब्डोमिनल में आप ले लें 1 और थोरेसिक में ले लें 1.25, लेकिन कहीं ये डिफरेंट भी लिखा हुआ है। आपने इंटरनेट से देखा है? नहीं, मैंने एक तो वो जो देखो, आपने ये एक सेकंड मेरी बात सुनो। से नो टू बुक्स, से नो टू बुक्स, ओके बुक्स पे ना भरोसा करो, ठीक है। ये 2020 है, दिस इज एरा ऑफ इंटरनेट। आपको कोई भी चीज डाउट है आप उसको इंटरनेट पे चेक करो, ठीक है। इंटरनेट में 99.9% केसेस में वो गलत नहीं होगा, ठीक है। किताबों में प्रिंटिंग की गलती, आपको पता है जब हम लोगों ने ईडीए की तैयारी की थी, एमसीक्यूज की किताबों के अंदर इतनी गलतियां निकलती थी कि जिसकी कोई हद नहीं,
तो आप लोगों को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक किताब पे, ठीक है। तो ये बात है, ये मैं दोबारा से मैं भी कहीं ऑथेंटिक में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, लेकिन आमतौर पे एक तो ये कि जो रिव्यू बुक्स है ना, आमतौर पे इसमें गलतियां नहीं है, आमतौर पे गलतियां हो सकती है, फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी जगह पे गलती हो सकती है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कोई चीज हो रही है तो आप उसको रीचेक जरूर करो, ठीक है। और इसमें रीनल स्टोन्स वगैरह ये जो यूरोलॉजी में, और आपका सरकमसिजन भी यूरोलॉजी में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। इम्परफोरेट एनएस के लिए भी आते हैं सर ये, हाँ जी, इम्परफोरेट वैलिडेशन के लिए। वो जीआईटी के प्रोसीजर्स हो जाएंगे, इंटरसेप्शन हो गई है, और जिसके अंदर स्टेज प्रोसीजर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी वेगस नर्व के से रिलेटेड बात आएगी तो वहां पे आपको ब्रेडिकार्डिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जो है ना, ये जो स्ट्राइडर है ना, मैं करना चाह रहा था, मेरे ख्याल में तसल्ली से करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। कोई और सवाल पूछा? अगर आपने तैयबा आपने पिछला मिस किया था तो आप जरूर सुन लेना, ठीक है जी। सर वो मैंने सुन लिया था, वो पेन का था आपका। नहीं, पेन का नहीं था, पिछला पीट्स वाला जो था, हाँ जी, वो मैंने सुना है, वो मैंने सारे सुन लिए हैं। चलो जी। हसाम, आपको सवाल पूछना चाहते हो? आपका हैंड रेज है। जी हसाम। सर कल हम पीट्स वो कर सकते हैं, ACLS की गाइडलाइन। सॉरी आवाज में डिस्टॉर्शन आई थी, क्या कह रहे हैं सर आप? आपका हैंड रेज है ना, तो मैंने कहा अच्छा देखो, असल में ना मैं ये जो अगर कोई भी वॉलंटियर, मैंने कहा था मेरे ख्याल अजहर को कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग प्लीज ACLS, मैंने क्योंकि 2020 का मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ पढ़ ले, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बेसिक बातें तो मुझे आती हैं, लेकिन 2020 की चेंज क्या हुई है वो मैं आप लोगों को 100% कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नहीं अभी किया वो, ठीक है। अभी रिसेंटली सर अगर यहाँ किसी के पास है तो वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, पढ़ने का तो मसला नहीं है, वो तो हम पढ़ लेंगे। आप मुझे बताओ आप किस ग्रुप में हो? नहीं बेटा, एनेस्थीसिया नॉलेज के 14 ग्रुप्स हैं, यू आर इन विच ग्रुप? नॉलेज 4 वाले में। 4 वाले में, चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। मैंने आज भेजा था ये वाईवे वालों को, निकम्मों को मैंने भेजा था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तबीयत खराब करके बैठा है, एक वैसे ही खामोश बैठी हैं, और आज मेरी नुसरत बाजी भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई हैं वो। ठीक है, चले, अल्लाह आसानी करे। ये इंशाल्लाह ये न्यूनेटल रिससिटेशन, पाल्स और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीड्स में कोई और चीज़ रह गई है, बस वन मोर डिस्कशन में इंशाल्लाह पीड्स तमाम हो जाएगा। और जिसने फरमाइश करके पीड्स का कहा है वो अभी अगर सुनेगा तो उसको आ जाएगी, वो आया ही नहीं है, ठीक है। ओके भाई, टेक केयर, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।